राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों की जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन CAC। मैं विजेंद्र चौधरी आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का अगला लेक्चर, एक और नया अध्याय। हम लोगों ने पिछली बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि महाद्वीपीय प्रसार जो सिद्धांत था उसे देखा था, और उसमें कुछ कमियां भी देखी थी, उसकी कुछ लिमिट्स भी देखी थी। इसे दिया था वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर ने। और अगला जो सिद्धांत आएगा वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, बट इसके पहले एक और सिद्धांत जो आर्थर होम्स द्वारा दिया गया था, यानी कि वैगनर की ही हेल्प करते हुए उन्होंने समझाया था जो चीज़, जो कॉन्सेप्ट्स या जो टॉपिक्स वैगनर नहीं समझा पाए थे, या फिर जिसके वो सॉलिड आर्गूमेंट्स यानी कि तर्क नहीं दे पाए थे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप अगर अलग अलग हुए, उनका प्रसार प्रवाह विभेदन हुआ तो हुआ क्यों, उसके उन्होंने अपने अपने तर्क दिए थे, लेकिन वो फिट नहीं बैठे, या फिर उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्हें वो ठीक नहीं लगे। तो इसीलिए आर्थर होम्स साहब ने 1930 के दशक में एक नया सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं संवहन धारा सिद्धांत, यानी कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। आर्थर होम्स के मुताबिक मेंटल में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी कि रेडियो एक्टिव तत्वों की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, तापमान में भिन्नता। और इस तापमान में भिन्नता के कारण यहाँ से होता है प्रवाह शुरू, यानी कि मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ। तो जैसे जैसे मेंटल का या इस लिक्विड मैग्मा का प्रवाह जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ से ये पीक उभार एक शुरू होगा। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। इस उभार की वजह से फिर यहाँ पर प्रवाह शुरू होगा दोनों तरफ, जिसे हम कहते थे रिज का फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ से दूरी बन रही है, बीच में से एक वैक्यूम बन रहा है, खाली जगह बन रही है, वहाँ पर आकर नया लावा सेट हो रहा है, वहाँ पर बेसाल्टिक यानी जो कि बहुत तरल होता है उस तरह का लावा आ रहा है, वहाँ से लेयर बन रही है, यानी कि परत दर परत, और साथ ही साथ ये दोनों परतें जा रही हैं दूर, यानी इनका एक तरह से विभेदन हो रहा है। अब इस आर्गुमेंट यानी इस तर्क को भी इस सिद्धांत को पूरा करने के लिए, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो कमियां थी उसे पूरा करने के लिए संवहन धारा सिद्धांत को भी नकार दिया गया। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि आपकी ये जो थ्योरी है वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो बेसिस आप बता रहे, उसका जो फाउंडेशन, जो उसका रीज़न आप बता रहे, कारण बता रहे, वो ठीक नहीं है, या फिर वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फिट नहीं बैठता। तो चलिए, अगला जो हमारा इस लेक्चर का मेन टॉपिक है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, यानी कि सागरीय अधस्थल का विस्तार। तो देखिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई। जब वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि लगभग 1940s के आसपास वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था, तो उस टाइम पर खासकर जर्मनी ने यू बोट्स यानी कि सबमरीन का निर्माण किया था। बहुत सारी उन लोगों ने सबमरीन बनाई और उन सबमरीन को उन्होंने लड़ाई के लिए उपयोग किया। फिर इसी तरह से बाकी देशों ने भी अपनी अपनी सबमरीन्स बनाई। अब जब लड़ाई खत्म हो गई, यानी कि वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, तो इन्हीं नए नए जो इक्विपमेंट्स, नए नए जो मशीन्स बन गई थी जैसे कि सबमरीन, इनका उपयोग हुआ अब साइंटिफिक एक तरह से रिसर्च में, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान में। तो जब हमारे पास ये नई मशीन्स अवेलेबल थी, इनका प्रयोग शुरू हुआ महासागर यानी कि ओशियन का जो तल है, अधस्थल है, उसके अनुसंधान में, उसको जानने में इंसान की रुचि थी। पहली बार ह्यूमन काइंड यानी कि इंसान समुद्र तल तक पहुंच चुका था। वो इतनी गहराई तक वो जा चुका था कि उसका स्थल कैसा है उसका अनुसंधान कर सके। तो सी फ्लोर मैपिंग यानी कि महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण शुरू हुआ। तो बहुत सारे नए नए तथ्य, बहुत सारे नए नए फैक्ट्स सामने आए निकलकर, जिसकी वजह से बनी महासागरीय अधस्थल की बनावट यानी ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। और ये पाया गया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स पर, यानी कि जो लैंड पर, लिथोस्फीयर पर, बाकी जगह पर जहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर जो टेरेन है उससे भी ज़्यादा ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़ और उससे भी ज़्यादा वैरायटी वाला टेरेन है, वो है अधस्थल में, यानी कि महासागर के डीप
ब्लू ओशियन में। ओके, तो क्या क्या बनावट में क्या क्या हमें मिला? सबमर्ज्ड माउंटेन्स एंड ट्रेंचेस, यानी कि पानी के नीचे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पर्वत और गहरी खाइयाँ, साथ ही साथ कुछ कटक हम अभी डिटेल में इसको देखेंगे अलग से। और जैसे जैसे ये थी पहली ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे इस कटक से यानी कि इस मध्य जो स्थल है उससे दूर जाते दोनों तरफ, वैसे वैसे आयु जो है यानी कि एज बढ़ती है। समझ में आया? जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना, कॉन्टिनेंट्स की तरफ जाएंगे, तो वैसे वैसे इसकी एज हमें ज़्यादा मिलेगी। इसका उल्टा अब मैं बताऊंगा आपको। इसके उल्टा इसका अगर उल्टा कॉन्सेप्ट देखें तो जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट से बीच में जाएंगे महासागर में, तो वैसे वैसे आयु कम होगी, यानी कि वहाँ पे नवीन चट्टानें, नवीन पर्वत, नवीन परत, न्यू माउंटेन्स, न्यू क्रस्ट, ये सब मिलेंगे। करेक्ट। और दूसरी चीज़ क्या मिली कि जो ट्रेंच है यानी कि खाइयाँ है, कहाँ पर है हमारी ट्रेंच? वो ट्रेंच हो वो जगह है, ट्रेंच को मैं अच्छे से अभी अलग से समझाऊंगा एनीवे। लेकिन अगर आप इस डायग्राम में ठीक से देखें तो ये जो गहरी खाई है ना, ये आपको दिख रही है इस बेड में, वो है ट्रेंच। तो यहाँ पर आकर सी माउंट यानी कि जो भी जलमग्न पर्वत हैं वो भी डिफॉर्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनकी भी नहीं चलती यहाँ पर। तो खाइयाँ जो है वो सबसे ही रोचक एक तरह से इसका पार्ट है, हम लोग ये कह सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है महाद्वीपीय सीमा यानी कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, एबिसल प्लेन्स यानी कि वितलीय मैदान, और मिड ओशनिक रिज यानी मध्य महासागरीय कटक। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स वो क्या है? देखिए, ये महाद्वीपीय किनारे और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। ये रहा मेरा महाद्वीप का किनारा, कॉन्टिनेंट का जो कॉर्नर है, और ये हमारा गहरा समुद्री बेसिन, डीप ब्लू ओशियन, इसके बीच का पूरा ये भाग कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ, ये सब शामिल है। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको ठीक से बता देता हूँ। यहाँ पर खत्म हुआ कॉन्टिनेंट, यहाँ से शुरू हुई महाद्वीपीय मग्न तट जो कि शेल्फ भी बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर उसके बाद में महाद्वीपीय ढाल जिसे कहेंगे हम कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद आता है महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ। अगर मैं इस साइड से देखूँ तो ये रही खाई, इस तरफ नहीं बताई गई है, इस तरफ बताई गई है। ठीक है, 1 2 3 4, कुछ 4 चीज़ें कॉन्टिनेंटल मार्जिन का हिस्सा है, यानी कि हम यह मान लेंगे कि लगभग यहाँ तक कॉन्टिनेंट चलता आ रहा है। कॉन्टिनेंट का ये सीमा है, महाद्वीपीय सीमा। ऑलराइट, अगला जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी वो थी वितलीय मैदान यानी कि एबिसल प्लेन्स। अब एक बार आपको फिर से इसमें इंफॉर्मेशन दिखेगी। ये जो प्लेन्स है, ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ और मध्य महासागरीय कटक यानी कि मिड ओशनिक रिज, इसके बीच में पाए जाते हैं। तो ये वितलीय मैदान, ये कौन से क्षेत्र हैं? एबिसल प्लेन्स, ये वो क्षेत्र या फिर वो रीजन्स हैं जहाँ पर महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। तो यहाँ आकर पूरे वो एक तरह से जम गए हैं। Abyssal plains are the areas where the continental sediments that move beyond the margins, यहाँ से margins आगे आते थे, and get deposited, यहाँ पर आकर जमा हो गए। Alright, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मिड ओशियनिक रिज यानी कि मध्य महासागरीय कटक। तो मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। ये देखिए, ये है जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में पर्वत हैं यानी कि माउंटेन्स हैं, रिजेस हैं। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। समझ में आया? इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन ये कैसी है? जलमग्न यानी कि सबमर्ज्ड अंडर द ओशियनिक वाटर्स। करेक्ट? ठीक है,
तो इन कटकों के जो मध्यवर्ती शिखर है वहाँ पर एक रिफ्ट है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक ये है हमारा रिफ्ट बीच में। ये एक प्रभाजक पठार है और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल इसकी विशेषता है। इसके मध्य में उपस्थित है द्रोणी, वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर जो है ना, ये एक्चुअली ज्वालामुखी क्षेत्र है, यहाँ से बाहर आता है आपका लावा। तो रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। करेक्ट, वेरी गुड। अब आगे हम देखते हैं, ये जो पर्वतों की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, दीज आर द सीरीज ऑफ माउंटेन्स। ये दे आर प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स ऑन द अर्थ, जो हम लोग अभी अभी देखे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए। महाद्वीपीय सीमा, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, वितलीय मैदान यानी कि अबिसल प्लेन्स और मिड ओशनिक रिज यानी मध्य महासागरीय कटक। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज यानी भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो ये कुछ जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र यानी कि भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं। इसमें से भी ये जो पैसिफिक ओशियन है, ये रहा हमारा बीच में पैसिफिक ओशियन, एशिया और अमेरिका के बीच में। यहाँ पर जो पैसिफिक ओशियन है, सबसे ज़्यादा अगर भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण कहीं पर है तो वो है यहीं पर। इसीलिए इसे कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज और अर्थक्वेक यानी कि भूकंप इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जितने डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये है हाई वॉल्केनिक एक्टिविटी रेंज। ऑलराइट, यहाँ पर बहुत सारी ये जो छोटे छोटे और बड़े बड़े भी द्वीप बने यानी कि आइलैंड्स बने, चेन ऑफ आइलैंड्स बनी है, ये सब किसकी वजह से बने हैं? ये सब बने हैं वॉल्केनोज की वजह से। तो इन्हें हम कहते हैं वॉल्केनिक ओरिजिन, यानी कि जिनका ओरिजिन वो ज्वालामुखियों से हुआ है, उन वजह से। एक दो और कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए जापान भी यहाँ पर पड़ता है, हम सभी जानते हैं कि जापान में भी सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज आते हैं। उसके अलावा फिलीपींस, यहाँ पर पूरे इंडोनेशिया और भारत के पास में अंडमान एंड निकोबार तक। अभी मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कॉन्टिनेंट के ऊपर जो आपको एक शेडेड रीजन दिख रहा है, इसकी बात मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले अमेरिका की बात कर ले थोड़ा सा। ये पूरे थ्रू आउट द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आप देख सकते हैं हाई वॉल्केनिक एक्टिविटी रीजन है, यानी कि यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हैं दो माउंटेन्स यानी कि दो पर्वत श्रृंखलाएँ। अब आपको मुझे प्रश्न में ये आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़े जा रहा हूँ, आपको कमेंट में मुझे बताना है कि नॉर्थ अमेरिका में है कौन सी माउंटेन रेंज और साउथ अमेरिका में है कौन सी माउंटेन रेंज। इसी प्रश्न में इसके उत्तर में एक और उत्तर जुड़ा हुआ है, वो है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज कौन सी है। ये आपको मुझे अपने कमेंट में इस बार बताना है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप लोग समझ गए। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का। अब मेन कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सागरीय अधस्थल का विस्तार। 1960 में हैरी हैस और डीट्स, इन लोगों ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया जो ओशियन मैपिंग यानी कि महासागर के मानचित्रण से मिला। उसमें उन्होंने बताया कुछ कन्वेक्शन थ्योरी, उन्होंने बताई मिड ओशनिक रिज, उन्होंने प्राप्त की ट्रेंचेस और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को दिया। यानी सागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा है, इसे ठीक से समझाया विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यानी कि वैज्ञानिक तर्कों के साथ। एक बार फिर से वर्ल्ड मैप अगर हम लोग देखेंगे, फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, तो यहाँ पर ये जो रनिंग लाइन है, यहाँ पर पैसिफिक में, यहाँ पर अटलांटिक में बिल्कुल बीचों बीच, और इंडियन ओशन में कुछ यहाँ पर, इन सभी को कहते हैं मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक रिज। देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन्हें मिड यानी कि मध्य क्यों कहते हैं। क्या ये मध्य में है? नहीं, ये हमेशा हर महासागर के मध्य में नहीं है। जैसे कि पैसिफिक में आप देखेंगे, ये रहा हमारा पैसिफिक ओशियन, अगेन नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में, तो यहाँ पर बीच में नहीं है। ये क्या नहीं है बीच में? मध्य महासागरीय मध्य में नहीं है, मिड ओशनिक रिज मिड में नहीं है, लेकिन अटलांटिक में बिल्कुल बीचों बीच नहीं दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल बीचों बीच है। तो हुआ क्या था कि जब सबसे पहली मध्य महासागरीय कटक का जो डिस्कवरी हुई थी,
वो हुई थी अटलांटिक ओशन में, और ये पाई गई थी एकदम बीचों बीच यानी कि मिड ओशन में, इसीलिए इनका नाम पड़ गया मिड ओशनिक रीजन। लेकिन अगर हम इंडियन ओशन में आए तब भी ये मिड में नहीं है, बट क्योंकि इनका नाम पहले ही दे दिया गया था तो इसीलिए इन्हें मिड ओशनिक रिज कहा गया। अब देखिए मिड ओशनिक रिज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ठीक से समझ लें, मध्य महासागरीय कटक को। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ से निकलता है ज्वालामुखी, जो मैंने आपको पीछे वाले चित्र में बताया था कि ये है वॉल्केनिक एक्टिविटी रीजन यानी कि ज्वालामुखी क्षेत्र। तो यहाँ से ज्वालामुखी फटता है, एक तरह से ज्वालामुखी फटता है, उससे क्या होता है, मैंटल से निकलता है मैग्मा, ऊपर आकर बनता है वो लावा, और इसकी वजह से क्योंकि ये तरल होता है यानी कि फ्लूइड होता है तो ये फैलता है, ये फैलता है तो ये क्या करता है, धकेलता है दोनों तरफ ओशियंस को यानी कि महासागर की जो परत है, जो परपट्टी है, उसे धकेलता है कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों की तरफ। ये रहे हमारे कॉन्टिनेंट्स, ये रहे कॉन्टिनेंट्स, ये है ओशन, कॉन्टिनेंट्स ओशन, ये हमारा मेंटल। तो यहाँ से निकलते हुए ऊपर आता है, इसीलिए इसे कहते हैं मिड ओशनिक रिज, क्योंकि यहाँ पर बनती है बहुत सारी रिजेस यानी कि छोटे छोटे पर्वतों की श्रृंखला। मिड ओशनिक रिज, ये देखिए फिर से इस तरह से आया बाहर, ये जो प्लेट है ये गई दूर, यानी कि इनका जो मूवमेंट, इनका प्रवाह है वो अवे हो रहा है, एक दूसरे से दूर दूर हो रहा है, टुवर्ड्स कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीपों की तरफ हो रहा है। तो इसमें जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो महासागरीय परपट्टी यानी कि ये जो ओशनिक क्रस्ट है, इसका विभेदन, ये होती है ब्रेक, ये ब्रेक होती है, फिर निकलता है बीच में से बेसाल्टिक लावा जो कि बहुत तरल होता है और वो फैलता है। तो इस बेसाल्टिक इरप्शन की वजह से लावा एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होता है तो क्या होता है, रिज बनती है यानी कि पर्वत जैसी श्रृंखला बनती है, और होता है इस सभी के साथ नवीन परपट्टी यानी कि न्यू ओशनिक क्रस्ट का निर्माण, नवीन परपट्टी का निर्माण। अब ये दोनों कहलाती हैं डाइवर्जेंट लिम्ब, इस तरफ और इस तरफ, यानी कि हम अगर सिंपल उसमें कहें तो LHS और RHS, सीधे और उल्टे हाथ की तरफ, अवे एक दूसरे से दूर दूर। तो इस डाइवर्जेंट लिम्ब की वजह से होता है एक्सपांशन ऑफ ओशियन क्रस्ट यानी कि महासागरीय परपट्टी का विस्तार। देखिए मैंने एक ही कॉन्सेप्ट को कई सारे शब्दों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग चित्रों के साथ आपको बताने का एक प्रयास किया है, और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में अब आ गया होगा। इन्हीं वजह से देखिए, अब मैं एग्जांपल फिर से अटलांटिक ओशन का ले रहा हूँ। अटलांटिक ओशन में ये बनी मेरी रिज, यहाँ से मूवमेंट यानी कि प्रवाह शुरू हुआ ओशनिक क्रस्ट यानी कि महासागरीय परपट्टी का, तो ये किस तरफ जाएगा, कॉन्टिनेंट्स की तरफ यानी कि महाद्वीपों की तरफ। यहाँ से भी ये महाद्वीपों की तरफ गया, इधर से भी आया महाद्वीपों की तरफ, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन। जब ये महाद्वीपों की तरफ आएगा तो होगा क्या, एक जो प्लेट है वो जाएगी दूसरी प्लेट के नीचे, यानी कि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाएगी, यानी कि उसका नष्ट या उसका एक तरह से विभेदन, एक टूटना शुरू होगा उसका। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट, इन दोनों में से सबडक्शन किसका होगा, यानी कौन सी नष्ट होगी, वो होगी ओशनिक प्लेट यानी महासागरीय परपट्टी। क्यों, क्योंकि वो होती है भारी, जो होगी भारी वो जाएगी नीचे। और अगर दो ओशनिक प्लेट का, अगर मान लीजिए यहाँ से एक ओशनिक प्लेट और यहाँ से एक ओशनिक प्लेट आके टकराए तो क्या होगा, तो उनमें से जो प्लेट होगी लंबी यानी कि जो भूपरपट्टी होगी लंबी ओशनिक यानी महासागरीय भूपरपट्टी, वो जाएगी, वो होगी भारी और वो जाएगी उसके नीचे। तो जब भी ये नीचे जाती है, ये देखिए ये प्लेट गई इसके नीचे, ये रहा कॉन्टिनेंट, एक और ये देखिए यहाँ से ये प्लेट गई नीचे, ये रहा कॉन्टिनेंट हमारा। तो यहाँ पर क्या बनी, यहाँ पर निर्माण हुआ खाई यानी कि ट्रेंच का। इस चित्र में भी एक खास दिख रहा है, ये देखिए ये रिट्रेंच, ये रिट्रेंच, यानी कि खाइयाँ यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो ये जो खाइयाँ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट दुनिया की खाइयाँ यानी कि ट्रेंचेस हम लोग देखेंगे। ये रनिंग अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये है मिड अमेरिका ट्रेंच, पोर्टो रिको ट्रेंच, अलूशियन ट्रेंच और पेरू चिली ट्रेंच। उसी तरह यहाँ पर है जावा ट्रेंच, यहाँ पर है मैरियाना ट्रेंच, अलूशियन ट्रेंच अगेन जो पैसिफिक की है,
और कुराइल एंड जापान ट्रेंच, बहुत सारी इस तरह से ट्रेंचेस यानी कि खाइयाँ हैं। पूरे समुद्री तट में सभी जगह पे ऑब्जर्वेशन ये पाई गई है कि हर जगह महासागरीय खाई है, और ज़्यादातर ये हैं जहाँ पर मिलन हो रहा है, जहाँ पर टकराव हो रहा है महासागर और महाद्वीपों का। और महासागर की जो परपटी वो होती है हैवी, भारी, तो वो जाती है नीचे, उसका नष्ट यानी कि सबडक्शन शुरू होता है। तो ट्रेंच भी पढ़ लेते हैं एक बार ठीक से खाइयों को। देखिए ट्रेंच में क्या होता है, खाई में सागर की परपटी नष्ट और मेंटल पिघलता है, यानी कि ट्रेंच ऑफ ओशियन फ्लोर डिस्ट्रॉयड। ट्रेंच में ओशियन फ्लोर गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड मेंटल गेट्स मेल्टेड, और वो जाकर मेंटल में चली जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, पिघल जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। उसी तरह से सिमिलरली ओशनिक क्रस्ट हैवी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, सागर की परपटी महाद्वीपी भूपरपटी से हैवी होती है, और ओशियन का जो फ्लोर है यानी कि तट है, तल है, वो एक कन्वेयर बेल्ट उसकी तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है। कन्वेयर बेल्ट आप जानते हैं क्या होता है। देखिए जब हम लोग, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा एयरपोर्ट पर जो सामान रख के लाते हैं वो इस तरह से आगे मूव होता जाता है, तो इसे बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट, यानी कि जिसमें प्रवाह हो, जिसका मूवमेंट हो। तो एक कन्वेयर बेल्ट की तरह ये बिहेव कर रहा है सागर का तल। और ओशियन फ्लोर की जो साइक्लिक यानी कि चक्री प्रोसेस है वो 300 मिलियन ईयर्स, लगभग 30 करोड़ साल में ये पूरा का पूरा ओशियन फ्लोर हो जाता है नष्ट। यहाँ पर मूव यानी कि यहाँ पर दोनों तरफ खाइयों में जाकर नष्ट हो जाता है ट्रेंचेस में। तो इसका मतलब है कि हर 30 करोड़ साल में एक नया ओशियन क्रस्ट बन जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये ट्रेंच यानी कि खाइयाँ मिड ओशियनिक रिज की क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे है एक सबसे इम्पोर्टेंट जो खाई है, दुनिया की सबसे गहरी मारियाना ट्रेंच, मारियाना खाई। वो कहाँ पाई जाती है, फिलीपींस के पास में, यहाँ पर। ये है डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जो सबसे गहरा बिंदु या क्षेत्र है वो है मैरियाना ट्रेंच। बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते भी होंगे, और ये पाया जाता है पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर, फिलीपींस के जस्ट राइट में। अब देखिए इसकी आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना है। ये है हमारा बुर्ज खलीफा, ये है माउंट एवरेस्ट, और ये जो है हाइट, ये है लगभग 35,000 फीट की हाइट, जहाँ पर कमर्शियल एयरलाइंस फ्लाई करती हैं 35,000 फीट की ऊंचाई पर। और मैरियाना ट्रेंच की जो हाइट है वो है 35, जो डेप्थ है सॉरी, जो गहराई है 35,767 फीट, इतनी गहरी है। यानी कि माउंट एवरेस्ट को आप अगर उल्टा डाल दें, जो कि 29,000 फीट है जिसकी हाइट, तो भी वो पूरा ना हो पाएगा। तो अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है पूरा चुंबकत्व। देखिए ये सब जब रिसर्च यानी कि अनुसंधान हो रहा था, तो अलग अलग चीज़ों से इस सिद्धांत को प्रूव किया गया, इसे प्रमाणित किया गया। तो उनमें से एक है पूरा चुंबकत्व। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म ऑफ रॉक्स अलोंग द मिड ओशियनिक रिज, यानी कि ये जो मिड ओशियनिक रिज है, मध्य महासागरीय कटक है, ममक, MOR, जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो आपके लिए मैंने हिंदी में ममक लिख दिया है। हो सकता है ये एक नेमोनिक्स की तरह आप याद कर सकें इसे। तो चलिए, जो ममक है यानी कि मिड ओशियनिक रिज, MOR है, यहाँ से जब हम देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, रॉक्स यानी चट्टानों का, वो अलग अलग वो चेंज होता है जैसे जैसे हम दूर जाते हैं। ये पता कैसे किया गया, मैग्नेटोमीटर से। तो ये जो मैग्नेटिक पैरेलल स्ट्राइप्स हैं, नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक प्रोफाइल है। अभी मैं इसको आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे ये होता है। तो ये चुंबकीय समानांतर धाराएं हैं। देखिए ये है पैरेलल लाइंस इस तरह से दोनों तरफ, लेकिन एक है, मान लीजिए ये है नॉर्थ, तो दूसरे का नॉर्थ यहाँ पर है, फिर तीसरे का नॉर्थ यहाँ पर है। इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए ये है साउथ, तो दूसरे का साउथ है यहाँ पर और नॉर्थ यहाँ पर। इस तरह से ये उल्टी चुंबकीय रूपरेखा यानी कि रिवर्स मैग्नेटिक प्रोफाइल बनाती है। पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व। तो एक बार पृथ्वी का यानी कि अर्थ का जियोमैग्नेटिज्म समझ लेते हैं, जो पृथ्वी का चुंबकत्व है। तो देखिए पृथ्वी एक परफेक्ट चुंबक की तरह बिहेव करती है। इस तरह से इसकी एक चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, और यही मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाती है सोलर फेयर्स से, जो सौर पवन कह सकते हैं, जैसे सोलर विंड्स, जो बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं जीवन के लिए, उससे हमें ये मैग्नेटिक फील्ड बचाती है। लेकिन क्या होता है, कुछ सालों में, कुछ करोड़ सालों में, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, ये बदलता है।
यानी कि ये रिवर्स होता है, कभी पोलैरिटी चेंज होती है, नॉर्थ का साउथ और साउथ का नॉर्थ बनता जाता है हर कुछ सालों में। और ये कुछ साल मतलब कई करोड़ साल हो सकते हैं, कई लाखों साल हो सकते हैं। तो इस तरह से जब ये पोलैरिटी रिवर्स यानी कि ध्रुवों का बदलाव होता है तो ये हो जाता है हमेशा के लिए स्टोर मैग्नेटिक स्ट्राइप्स में। ठीक है, ये मैग्नेटिक स्ट्राइप्स का कॉन्सेप्ट दिया था वाइन और मैथ्यूज ने। इन्होंने कहा था कि मॉल्टन लावा गेट्स पोलैरिटी ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट पीरियड एंड सॉलिडिफाई, यानी कि जो पिघला हुआ लावा है ये उस समय का जो भी चुंबकीय ध्रुव है या चुंबकीय क्षेत्र है उस तरह का उसे प्राप्त कर लेता है जब वो सॉलिडिफाई यानी कि ठंडा होकर जम जाता है। तो जैसे ही यहाँ से निकला लावा, ये बनी लावा की पहली लेयर, और इस समय जो भी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है और ध्रुव जिस तरफ भी है, मान लीजिए नॉर्थ इस साइड है, साउथ इस साइड है, तो ये जब सॉलिडिफाई यानी कि ठंडा होकर जम जाएगा तो ये उसे हमेशा के लिए स्टोर कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। अब मान लीजिए अगली बार जो लावा निकला, ये मान लीजिए इस साइड, तो इस साइड तब तक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वो बदल चुका था, यानी कि उसकी जो ध्रुव बदल चुके थे। अब इस तरफ हो चुका था साउथ, इस तरफ हो चुका था नॉर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पूरे महासागर के तल को, पूरे ओशियन के फ्लोर को देखेंगे तो ये एक चुंबकीय टेप की तरह सब कुछ रिकॉर्ड करता जाता है। जैसे हम लोग आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, वैसे ही ये मैग्नेटिक टेप की तरह सारे जो बदलाव हैं अभी तक हुए हैं पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में और ध्रुवों में, तो उन सबको ये रिकॉर्ड करता जाता है। इसे हम कहते हैं पेलियो मैग्नेटिज्म, यानी कि पूरा चुंबकत्व। तो इसका सारांश क्या हुआ, इसका कंक्लूजन हुआ कि देयर इज ए पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का आवधिक उलट हर कुछ पीरियड में, कुछ समय में ये उलटता जाता है, पलटता जाता है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। और रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अब इससे हमें ये भी पता पड़ा कि किस दर से सी फ्लोर जो है वो उसका प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग डिसाइडेड बाय एज प्लस डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल मैग्नेटिक स्ट्राइप्स। तो सी फ्लोर स्प्रेड जो हो रहा है यानी कि समुद्र तल का प्रसार, उसकी दर, उसका रेट डिसाइड होगा उसकी उम्र के हिसाब से और दो बराबर चुंबकीय धारियों के बीच की दूरी के हिसाब से। ये क्लियर हुआ आपको? एक बार आपको फिर से इसको धीरे से समझाता हूँ। रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग डिसाइडेड बाय एज प्लस डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है मेरा रेट सी फ्लोर स्प्रेडिंग का रेट, और ये डिसाइड होगा दो कारणों से। एक रहेगी एज यानी कि उसकी आयु, और दूसरी रहेगी उसकी दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। जो दो इक्वल मैग्नेटिक स्ट्राइप्स हैं, ये मैग्नेटिक स्ट्राइप है और ये मैग्नेटिक स्ट्राइप है। मान लीजिए इसकी बीच वाली स्ट्राइप इक्वल नहीं है, यानी कि वो उलट चुकी है तब तक। तो जब तक ये वापस से नॉर्थ बनी इस तरफ, साउथ से साउथ, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, उससे और जो आयु है उससे इसका प्रसार यानी कि रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग वो पता पड़ेगा। तो देखिए, जब वैज्ञानिकों ने इसका अनुसंधान करके रेट निकाला, इसकी दर निकाली समुद्र तल के प्रसार की, तो ये निकली अटलांटिक है 1 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि एक साल में लगभग 1 सेंटीमीटर ये फैलता है। भारतीय यानी कि इंडियन ओशियन की है 1.5 सेंटीमीटर, और पैसिफिक सबसे तेज़ी से फैलने वाला यानी कि जिसका प्रसार जो है, स्प्रेडिंग है, सबसे तेज़ी से 6 सेंटीमीटर पर ईयर। तो हम लोगों ने आज देखे 3 सिद्धांत, आज नहीं देखे, अभी तक हम लोगों ने 3 सिद्धांतों के बारे में जाना है, जिनमें से 2 हमने पूरे कर लिए हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अगला जो हमारा सिद्धांत अगले लेक्चर में आएगा वो आएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक, अभी तक का हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके लिए एक मास्टर क्लास ऑफ रिवीजन, एक पूरे पुनरावृत्ति की यानी कि रिवीजन की क्लास एक लेकर आऊँ। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या आपको ये क्लास चाहिए? तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपकी डिमांड होगी तो हम एक रिवीजन की क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस द डायमेंटिना ट्रेंच इज लोकेटेड? इनमें से किस महासागर में डायमेंटिना खाई अवस्थित है? तो इसका आंसर है इंडियन ओशियन। और मैंने आपको बताया था मैरियाना ट्रेंच
दुनिया की सबसे गहरी खाई वो किस में थी? वो थी ओशियन, पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर में वो अवस्थित थी। ये को प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 2006 के प्रीलिम्स में। अब आपको लोगों के लिए एक प्रश्न है। देखिए, मैंने आप लोगों से आज 2-3 कमेंट करने का कहा है। एक बताया था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला, जिसमें कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है। दूसरा था आपसे कि आपको क्या रिवीजन चाहिए। और ये है आपका तीसरा प्रश्न, प्रमुख प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर, निम्नलिखित में से कौन सा भारी है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, बराबर या कोई नहीं। आपको मुझे बताना है कमेंट में इसका उत्तर। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे तीनों ही प्रश्नों का उत्तर देंगे और मुझे बताएंगे कि आप आगे क्या चाहते हैं और ये क्लास कैसी रही, इसका ज़रूर फीडबैक दीजिए। आप इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ और चेंजेस या बदलाव चाहते हैं, जैसे कि पूरा चुंबकत्व तो बदलता जा रहा है, हम भी बदल जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मुझे बताइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू so much for joining on CSE. See you again in next lecture.